हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमन और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की आपको डायमेंशंस बता चुकी हूँ। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि उसका इमर्जेंस कैसे हुआ। फिर मैंने आपको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी समझाई थी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के क्रिटिक्स भी हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो तो। सारे क्रिटिक्स हमने डिस्कस किए थे और इसके बाद जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग डिपेंडेंसी थ्योरी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मॉडर्नाइजेशन स्कूल या फिर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की क्रिटिक में जो थ्योरी इमर्ज होकर आती है, आप उसे कह सकते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। बेसिकली मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या थी? मॉडर्नाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट को किसके पर्सपेक्टिव से बता रही थी? वेस्टर्न वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बता रही थी। तो उसी की समझ लीजिए, उसी की बहन बता दीजिए, या फिर उसके ही कॉन्ट्रेडिकेशन में आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी स्कूल क्या कर रहा है। डिपेंडेंसी स्कूल डेवलपमेंट को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से बता रहा है। दोनों के बीच में इतना बेसिक सा डिफरेंस है, आपको आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। इसका इमर्जेंस लैटिन अमेरिका से होता है। लैटिन अमेरिका आपको बहुत अच्छे से पता है, ये भी जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आती है। एंड देन इसका जो है मूवमेंट होता है टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका। अगर हम देखें कि इसका इमर्जेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर हम ट्रेस करने की कोशिश करें, तो एजी फ्रैंक जो कि एक लैटिन अमेरिका से थे, उन्होंने जो है ये आइडिया को डिपेंडेंसी स्कूल के जो है बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया, प्रमोट किया वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। अगर हम बात करें कि क्यों डिपेंडेंसी स्कूल जो है इमर्ज होकर आती है इन द क्रिटिक ऑफ दी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, तो इसके तीन रीजन आपको देखने को मिलते हैं। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि एकला प्रोग्राम जो है, एकला प्रोग्राम मैं आपको बताती हूँ क्या है, आगे चल के समझेंगे हम। एकला प्रोग्राम का फेलियर हो जाता है, उस वजह से आपको देखने को मिलता है कि डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट जो है डिपेंडेंसी थ्योरी सजेस्ट करते हैं। तो एकला प्रोग्राम क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। एकला का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि लैटिन अमेरिका के अंदर एक एकला प्रोग्राम सेटअप किया गया था अंडर द हेडशिप ऑफ प्रेबिश। ठीक है, अंडर द हेडशिप ऑफ प्रेबिश जो है स्टैब्लिश किया था 1960 के अंदर। मतलब वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रोग्रेस इतनी नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना नहीं हो रहा था। तो ये सोचा गया कि शायद शायद अगर हम ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें तो इससे जो है वहाँ पर जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ और प्रोग्रेस होगा। और इससे जो है एम ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम डिस्कस करते हैं। तो प्रेबिश जो है, जो जिनकी हेडशिप के अंदर ये प्रोग्राम स्टैब्लिश किया गया था, उनके अकॉर्डिंग लैटिन अमेरिका अंडर डेवलप इसलिए है क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर वन साइडेड हो रहा है। तो अब ये सोचा गया कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि लैटिन अमेरिका के अंदर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने हैं। किस चीज़ के अंदर, किस चीज़ के लिए? ग्रेट इंडस्ट्रियल सेंटर के लिए। और उसके बदले में लैटिन अमेरिका को क्या मिलेगा? इंडस्ट्रियल गुड्स मिलेगा। जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ करते थे। इंडिया जो है फूड एंड रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था ब्रिटिशर्स के लिए, एंड ब्रिटिशर्स के जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते थे वो इंडिया के मार्केट में सोल्ड आउट होते थे। सिमिलरली उन्होंने ये आइडिया दिया कि लैटिन अमेरिका के साथ भी यही किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि प्रेविश बताते हैं कि इसी वजह से, मतलब कि इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि समझ लीजिए डेवलप कंट्रीज जो है, डेवलप कंट्रीज से कि इंडिया के साथ करती थी, इंडिया के साथ जो है वो ये करती थी कि वहाँ पर यहाँ से रॉ मटेरियल लेके वहाँ जाकर बनाती थी एंड देन सप्लाई बैक टू इंडिया करती थी। इसे हम इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि उन कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइज नहीं होना दिया जाता। तो प्रेबिश ये बताते हैं कि इसको हमें स्टॉप करना चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन को शुरू करना चाहिए लैटिन अमेरिका के अंदर। तो आपको लग रहा होगा चलो अच्छी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करना है, लेकिन ये फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? उसके भी बहुत सारे रीजंस है। जैसे एकला प्रोग्राम इसलिए फेल हो जाता है बिकॉज आपको पता है कि एक तरीके से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका था इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी आ चुकी थी जिसकी वजह से बाहर का जो गुड्स है वो बहुत ज़्यादा सस्ता था। तो अगर आप घर में भी, मतलब आप अपने डोमेस्टिक कंट्री में भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू दी फॉरेन गुड्स। तो लोग जो है वो क्या प्रेफर करेंगे? जो चीज़ सस्ती मिल रही है उन्हें वो प्रेफर करेंगे, राइट? तो इस वजह से ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सेकेंड रीजन जो इमरजेंस का है ऑफ द इमरजेंस ऑफ व्हाट? डिपेंडेंसी थ्योरी। सेकेंड रीजन है द ग्रोथ ऑफ न्यू मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म के अंदर एक नया स्ट्रैंड इमर्ज होकर आ रहा था। मार्क्सिज्म पहले तो ये कह रहा था कि हमें क्या करना है, एक सोशल सोसाइटी स्टेब्लिश करनी है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। लेकिन अब न्यू मार्क्सिज्म क्या था? न्यू मार्क्सिज्म ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अब जो है हमें कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का डेवलपमेंट देखना है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का हमें डेवलपमेंट किस कंटेक्स्ट में देखना है?
न्यू मार्क्सिस्ट ये बताने की कोशिश करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से उनकी नीड्स जो है वो पूरी हो जाएगी। थर्ड जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है फॉर द इमरजेंस ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, वो है मॉडर्नाइजेशन स्कूल का क्रिटिक। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि एक थ्योरी आती है, उसका क्रिटिक आता है, तब जाकर दूसरी थ्योरी जो है इमर्ज होकर आती है। तो 1960s के अंदर बहुत सारे थिंकर्स जो है वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करने लग गए, इंक्लूडिंग एजी फ्रैंक। एजी फ्रैंक बताते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सिर्फ ये चीज़ पे एम्फोसाइज करती है कहीं ना कहीं कि जो कंट्री है उसकी ही गलती है, कंट्री है उसकी गलती है, मतलब कंट्री के जो इंटरनल फैक्टर्स है। अगर आपको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी याद नहीं हो तो जाकर आप लास्ट वीडियो एक बार फिर से चेकआउट कर लीजिए। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये बताती है कि एक कंट्री जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी के थ्रू प्रोग्रेस करती है, और इस बीच में जो है बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं उसके बीच में, और ये सारे जो फैक्टर्स है ये कहीं ना कहीं उस कंट्री के ट्रेडिशनल फैक्टर्स की वजह से ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया प्रोग्रेस कर रही है तो इंडिया प्रोग्रेस कर रही है उसमें अगर कोई जो परेशानी आएगी, जो बाधा आएगी, जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जो हर्डल्स आएंगे, वो इंडिया के खुद की बैकवर्डनेस के कारण आएंगे, यानी इंटरनल रीजंस की वजह से आएंगे। लेकिन ये जो इसी चीज़ को क्रिटिसाइज करती है डिपेंडेंसी थ्योरी। मैं बताऊंगी कैसे आपको। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो ओवर पॉल्यूटेड है, उनका कल्चर बहुत बैकवर्ड है, ट्रेडिशनल कल्चर है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो सोसाइटीज़ जो है स्टैग्नेंट है। लेकिन इस चीज़ को जो इससे जो है डिसएग्री होते हैं एजी फ्रैंक, और दूसरे स्कॉलर्स भी इससे जो है डिसएग्री होते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं, इट इज़ नॉट ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स बट इट इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या? एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज द कोलोनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये कि दूसरी कंट्रीज जिन्होंने जो है इंडिया को कॉलोनाइज किया और दूसरी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिस वजह से जो है बाकी कंट्रीज जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं आज इतनी बैकवर्ड है। ये चीज़ जो है क्रिटिसिज्म देते हैं, कौन देता है क्रिटिसिज्म? डिपेंडेंसी थ्योरी। अब डिपेंडेंसी थ्योरी जब आप समझोगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बताना चाहती है। और एक और चीज़ वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो कंट्रीज़ को आप बैकवर्ड बता रहे हैं, प्रिमिटिव बता रहे हैं, फ्यूडल बता रहे हैं, ट्रेडिशनल बता रहे हैं, ठीक है, इररेशनल बता रहे हैं, जिसको आप ओरिएंटल बता रहे हैं इन शॉर्ट, या फिर आप बता रहे हैं जिसको हम कहते हैं ओरिएंटल डिस्पोटिज्म वाला आइडिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो बताते हैं कि कंट्री जैसे कि चाइना और इंडिया ये बहुत एडवांस थी जब ये कॉलोनाइज नहीं हुई थी। अगर आपको पता है इंडिया भी जो है इंडिया का एक लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करती थी इंडिया के अंदर भी, एंड इट वाज अ कंट्री जहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। सिमिलरली विद चाइना, दे वर वेरी एडवांस, नॉट इन सोशल फ्रंट आई वुड से, बट दे वर एडवांस इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। तो बेसिकली आइडिया ये है कि ये दोनों कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांस थी बिफोर इवन द एडवेंट ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। लेकिन जब कॉलोनीज आई, जब कॉलोनीज इनको बनाया गया, और जब ये जो है कहीं ना कहीं इन द डोमिनेशन रहे इंपीरियलिज्म के, तब जाकर जो है आपको देखने को मिलता है कि इनका जो है अंडर डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट इनका हो गया, और ये बेसिकली जो है ब्रिटिशर्स इन्हें क्या कहते हैं कि हम तो डेवलपमेंट करने आए थे, ठीक है, हमारे पास वाइट मैन बर्डन है, बट दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज जस्ट अ इमेज विच इज क्रिएटेड बाय दी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, और यू कैन से द डेवलप्ड कंट्रीज टू डोमिनेट दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब आई होप ये तीनों फैक्टर्स आपको जो है क्लियर हो चुके होंगे। ये तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर व्हाट? फॉर द इमरजेंस ऑफ डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट, और फॉर द इमरजेंस ऑफ द डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ सॉरी डिपेंडेंसी थ्योरी। सो बेसिक द फर्स्ट इज दैट एकला एकला कमीशन फेल होना, ये फर्स्ट जो है रीजन मैंने आपको बताया। एकला कमीशन नहीं है, फिर एकला ही कह सकते हैं आप। सेकेंडली न्यू मार्क्सिज्म, thirdly criticism of the modernization school. Three reasons were responsible for the failure for the emergence of what? डिपेंडेंसी थ्योरी। अब डिपेंडेंसी स्कूल या डिपेंडेंसी थ्योरी है क्या? तो बहुत सारे थिंकर्स जो है डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट पे काम कर चुके हैं। इसमें से वन ऑफ द थिंकर इज डॉस सैंटोस, ठीक है। और बेसिक आइडिया इज दैट कि यहाँ पर उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया है, ये बहुत इजी सी थ्योरी है, आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंसी, जैसे आप अगर किसी इंसान पे डिपेंडेंट है तो आपकी लाइफ उस इंसान के उस इंसान के पैरामीटर से चलेगी, दैट इज डिपेंडेंसी। वैसे ही डिपेंडेंसी को इंटरनेशनल टर्म्स में बताया गया है। वो ये बताते हैं कि सारी कंट्रीज, क्योंकि अभी एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, तो सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऑल द कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड। लेकिन ये जो इंटरकनेक्शन है ना, ये इंटरकनेक्शन की जो पोजीशन है, मतलब हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड तो है लेकिन इक्वली कनेक्टेड नहीं है। इक्वली कनेक्टेड नहीं है, व्हाट डज इट मीन्स? इक्वली कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब ये है कि वो वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डोमिनेंट पार्ट में और एक डिपेंडेंट पार्ट में। तो कहने का मतलब वो ये कहते हैं कि कुछ कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है डोमिनेंट पार्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है,
यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़, ये कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हैं। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है और जो मतलब डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज़ है लाइक साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज़ जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। और डिपेंडेंट कंट्रीज़ जो है ये डोमिनेटेड होती है बाय व्हाट, द डोमिनेटिंग कंट्रीज़। तो ये चीज़ का आर्ग्यूमेंट देते हैं डॉस सेंटोस। सिमिलरली एजी फ्रैंक भी वही बताते हैं। बाद में जाकर आप कोर पेरिफेरी थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी वही है। सारी थ्योरी मिलती जुलती ही है, सारी की सारी थ्योरी, जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी इससे मिलती जुलती है, ठीक है। तो यही सारी थ्योरी बताती है कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन सारी कंट्रीज का रिलेशन इक्वल नहीं है। कुछ कंट्रीज डोमिनेंट है और कुछ कंट्रीज जो है वो डिपेंडेंट है। इनफैक्ट ये थ्योरी ये भी बताती है कि ये भी आप कह सकते हैं, ये चीज़ आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इनका जो ग्रोथ है, इनका ग्रोथ जो है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो डोमिनेंट कंट्रीज़ है वो अपना ग्रोथ करने के लिए डिपेंडेंट कंट्रीज़ का एक्सप्लॉयटेशन करती है। कैसे एक्सप्लॉयटेशन करती है आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ होती है वो अंडर डेवलप कंट्री से चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल, आपको पता है एक वर्ल्ड की एक कंट्री है नाइगर, द कंट्री विच इज़ वेरी रिच इन डायमंड्स, लेकिन वो कंट्री से जो है वो कंट्री अभी तक के पुअरेस्ट कंट्री है ऑफ वर्ल्ड। और वो कंट्री जो है उससे जो है सारा का सारा डायमंड जो है वो अमेरिकन यूज़ करते हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक सस्टेनेंस नीड्स। वहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इट इज़ रैंकिंग द वर्ल्ड। तो ये सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती है कि ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करके ही जो है डेवलप कंट्रीज़ का काम चल रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों के बीच का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वन मोर पॉइंट इज दैट, ये चीज़ आप कह सकते हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और ये भी बताते हैं डॉस सेंटोस कि एक कंट्री का डेवलपमेंट दूसरी कंट्री के एक्सपेंस पे होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ इसीलिए हम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं कि एक कंट्री को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, दूसरी कंट्री जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है उसका। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो ये ब्राज़ीलियन इकोनॉमिस्ट है डॉस सेंटोस, इन्होंने जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी भी दी। न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी बहुत फेमस होती है 1960s में, क्योंकि उस टाइम पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रही थी। देखिए आपको पता है कि अमेरिकन कंट्रीज़ जो स्टेबिलिटी उस टाइम तक अचीव कर चुकी थी, अमेरिकन, मैंने आई टॉक अबाउट अमेरिकन, इट रिफर्स टू नॉर्थ अमेरिका, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज उस टाइम तक के स्टेबिलिटी अचीव कर चुकी थी, लेकिन लैटिन अमेरिका जिसको आप साउथ अमेरिका कहते हैं, ये कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तो डॉस सेंटोस बहुत प्यारा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं इस चीज़ का कि क्यों ऐसा है कि कुछ कंट्रीज जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव कर पाई है और कुछ कंट्रीज नहीं अचीव कर पाई। तो उसके डिफरेंट रीजंस देते हैं। पहला रीज़न होता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है कॉलोनियल डिपेंडेंस। कॉलोनियल डिपेंडेंस क्योंकि एक ऐसे बहुत टाइम तक के फॉर सेंचुरीज जो है कॉलोनीज रह चुकी है बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग लैटिन अमेरिका, पार्ट्स ऑफ एशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। You can talk about n number of countries which were the colonies of the European countries। तो ये एक तरीके से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कॉलोनियल डिपेंडेंस, इतने सेंचुरीज तक के ये कॉलोनीज रह चुकी है, इस वजह से जो है कहीं ना कहीं यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, यहाँ का जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी तक मेंटेन नहीं हो पा रही है। सेकेंड पॉइंट इज द फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं बिकॉज इनके एक्सपेंस पे जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो लोग जो है डेवलप हो गई, और अब जब ये लोग डेवलप हो गई तो डेवलप होने के बाद आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये डेवलप कंट्रीज जो है इन्हें लोन देती है, ठीक है, और इन्हें कहती है चलो हम आपको लोन दे रहे हैं, अब आप जो है क्या कहते हैं डेवलप हुई है। जैसे कि इंडिया कह रही हूँ, चाइना ने श्रीलंका के साथ किया, आप देख सकते हैं चाइना ने श्रीलंका के साथ जो किया, उसके बाद आप देख सकते हैं श्रीलंका के साथ क्या हुआ, डिजास्ट्रस, वहाँ की इकोनॉमी जो है फेल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलप कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं अंडर डेवलप कंट्रीज को जो है उन पर डिपेंडेंट रखती है फॉर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस। तो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज के लिए भी ये सारी कंट्रीज जो है अंडर डेवलप कंट्रीज किस पर डिपेंडेंट होती है, फॉर ऑन दी यूएस पर डिपेंड होती है, जो सबसे ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं
मोस्ट डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ समझने की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस क्यों आई यहाँ पर। ये इसलिए नहीं आई बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स, ये इसलिए आई बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कॉलोनीज एंड द इम्पीरियलिज्म फैक्टर। तो यही चीज़ जो है डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यू करती है। अब एक एक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में दिया गया है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है। कॉलोनियल डिपेंडेंस में आपको बताया गया है कि ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज, आपको पता है दादा भाई नारोजी इंडिया के कंटेक्स्ट में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देते हैं। सिमिलरली डॉस सैंटोस भी वही बताते हैं कि जो कॉलोनीज होती है उनसे जो कॉलोनाइजर्स होते हैं, कॉलोनाइजर्स कौन है और कॉलोनीज कौन है आपको पता है बहुत अच्छे से। कॉलोनाइजर्स आर द वन जो कॉलोनाइज करते हैं, और कॉलोनीज क्या होती हैं, जो कॉलोनीज बनती है। जैसे कि इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स वेर द कॉलोनाइजर्स, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो कॉलोनियल डिपेंडेंस होने की वजह से डॉस सैंटोस ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज़ का आपको देखने को मिलता है ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज होता है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे लैंड रिसोर्सेज हो, चाहे आप देखेंगे रॉ मटेरियल हो, गोल्ड सिल्वर, हर चीज़ का जो है एक्सट्रैक्शन होता है, ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज आपको देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस। तो आपको पता है कि जब कोलोनाइजेशन खत्म हुआ तब तक के ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज थी वो ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन अडॉप्ट कर चुकी थी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज। वहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है कंपैरेटिवली टू एनी डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज बहुत कम होता है। इस वजह से उनकी मार्केट में पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया जैसी कंट्री अगर आप देखेंगे, अल्दो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसको बहुत साल लगेंगे बिफोर इट कैन कम्पीट विद अ प्रोडक्ट ऑफ चाइनीज़ और इवन अमेरिकन प्रोडक्ट से कम्पीट करने के लिए इंडिया को बहुत साल लगेंगे, बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी ही इतना ज़्यादा है कि अभी तक हम उनकी टेक्नोलॉजी से क्या कर पाए हैं, कम्पीट नहीं कर पाए हैं। यही पॉइंट जो है टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस के फॉर्म में जो है डॉस सैंटोस देते हैं। तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिक आइडिया इज़ दैट इंटायर डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट ये बताने की कोशिश करती है कि कोई भी कंट्री जो एट प्रेजेंट अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है, वो उसके खुद के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नहीं है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है। और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी कंट्री की कॉलोनी रह चुकी है, इस वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा जो है अंडर डेवलप है। ठीक है, तो ये डॉस सैंटोस का एंटायर आर्ग्यूमेंट है और डिपेंडेंसी स्कूल का भी यही आर्ग्यूमेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक प्रीमाइसेस, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट। तो जो डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट होता है वो एक पैटर्न ऑफ डिपेंडेंसी बताता है कि किस तरीके से जो अंडर डेवलप कंट्रीज थी या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, ये किस तरीके से डिपेंडेंट थी बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ कैपिटलिज्म की वजह से ये किस तरीके से डिपेंडेंट हो गई थी फ्रॉम 16th सेंचुरी टू प्रेजेंट। तो एक तरीके का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है कि 16th सेंचुरी से इसकी शुरुआत होती है। 16th सेंचुरी से आप देखेंगे कि द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म आपको देखने को मिलता है इन यूरोपियन कंट्रीज। तो तब से इसकी शुरुआत होती है जब आपको देखने को मिलता है ये पूरा वर्ल्ड का टूर करते हैं अमेरिकन्स कह रही हूँ, यूरोपियंस जो है पूरे वर्ल्ड का टूर करते हैं। पोर्टुगीज इंडिया में लैंड करते हैं 1498 में, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये सब क्यों होता है, वर्ल्ड का टूर क्यों किया जाता है, ये सब क्या इसके रीजंस है? बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज। फॉर व्हाट? फॉर द एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल ढूंढने के लिए ये सब लोग कॉलोनीज की तलाश करते हैं। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि आपको देखने को मिलता है कि डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट यही बताती है कि किस तरीके से 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है एक तरीके से ये पूरी की पूरी जो पूरी की पूरी आप देख सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज है, ये किस तरीके से एक्सप्लोटेशन के ऊपर उतर चुकी है। इस सेकंड पॉइंट में अभी आपको समझा चुकी हूँ कि डिपेंडेंसी स्कूल यही बताती है कि इंटरनल फैक्टर्स डज नॉट मैटर, इट इज़ द एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से जो है ये कंट्रीज डिपेंडेंट है ऑन द डेवलप्ड सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि लैक ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से समझाती है। लैक ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से समझाती है, इसलिए तो हम इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर इसका मेन कंसर्न क्या है, इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि किस तरीके से रैशनैलिटी या इरेशनैलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बिलीफ सिस्टम की बात नहीं हो रही। यहाँ पर इंटायर कंसर्न जो है हमारा रहेगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। नाउ टॉकिंग अबाउट यहाँ पर देखा जाता है डिपेंडेंसी थ्योरी को इनकम्पैटिबल देखा जाता है विद डेवलपमेंट, एज अ डेवलपमेंट ऑफ वन सेक्शन इज ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड।
व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट कि इसका क्रिटिसिज्म है, ये आप उसको क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म पूछेगा, दैट व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से इनकम्पैटिबल है। क्यों इनकम्पैटिबल है? क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर एक इंसान डेवलप होगा, एक कंट्री अगर डेवलप होगी, तो वो हमेशा दूसरे के एक्सप्लॉयटेशन करने के बाद ही डेवलप होगा। ठीक है, वैसे ये ट्रू भी हो सकता है, अनट्रू भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर डिपेंडेंसी थ्योरी यही बताने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल अगर डेवलप हो रहे हैं, तो वो एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जो है डेवलप हो रहा है। ये जो है क्रिटिक है डिपेंडेंसी थ्योरी का। नाउ टॉकिंग अबाउट अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, आई होप ये आपको डिपेंडेंसी थ्योरी क्लियर हो चुकी होगी। अब जो है हम बात करने वाले हैं अंडर डेवलपमेंट थ्योरी की। अंडर डेवलपमेंट थ्योरी क्या होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है। देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको ये बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में 1950s तक की जब हमारी इंडिया आज़ाद हुई, उसके बाद हमने देखा कि हमें डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना था। तो हमने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, हमने बहुत सारा चीज़ें की, राइट। हमने डेवलपमेंट के लिए माइनिंग करवाई, कंस्ट्रक्शन करवाए, हर चीज़ करी, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ किया, स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रीज ओपन की, ठीक है, फंडिंग दी, बहुत सारी चीज़ें की, ठीक है। लेकिन आप अभी भी देख रहे हैं कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज स्टिल पुअर, ठीक है, अभी भी स्टिल पे वो डेवलप नहीं हो पाई है। और हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली, नॉट अ डाउट, ठीक है, हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, पर कैपिटल इनकम ग्रोथ हो रही है। बट अगर अभी हम देखें कि अराउंड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के हम कम्प्लीटली पॉवर्टी को एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? रीज़न क्या हो सकता है? ये रीज़न को अंडर डेवलपमेंट थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है। तो पहले मैं आपको अंडर डेवलपमेंट थ्योरी समझाऊँ, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। तो हमें ये फैक्टर मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले, अगर हम इंडिया का केस ले लें, बिकॉज आप मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स होंगे, आई होप। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो मोर देन 75% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें, अगर आज के कंटेक्स्ट से बात करें, 75% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया अगर आप देखें, तो उनकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है फ्रॉम इंडिपेंडेंस, ठीक है। जो लोग मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास है, जो पुअर थे वो पुअर ही है मोस्टली। जो हमारे एक ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है आपको देखने को मिलता है जिनके लाइफ में चेंज होता है, और जो लोग जो है मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ उनके पास ले लेते हैं, वो जो है 25% ऑफ पीपल है, जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा हद तक के डेवलपमेंट कर पाते हैं। और इन्हीं 25% लोगों की वजह से हमारी इंडिया का जो जीडीपी है ये हाई जा रहा है। आप कुछ नाम भी गिना सकते हैं हमारी कंट्री में से कुछ चंद लोगों का जिनके पास मिलियंस ऑफ वेल्थ है, ठीक है, बिलियंस ऑफ वेल्थ है, लेकिन बहुत सारा सेक्शन ऑफ सोसाइटी अभी भी ऐसा है जो बहुत पुअर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है, अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखें, हमारी इंडिया का जीडीपी का अगर हम ग्रोथ देखें, तो ये 25% ऑफ पीपल जो है ये 75% ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, और 75% ऑफ पीपल जो है सिर्फ 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। जैसे कि कहा जाता है कि अराउंड 10%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन माई स्टैटिस्टिक्स, अराउंड 10% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया होल्ड मोर देन 90% ऑफ वेल्थ इन इंडिया। मतलब 90% से ज़्यादा वेल्थ सिर्फ 10% लोगों के हाथ में है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम देखते हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि भाई हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, हम देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, बट इट डज नॉट गिव्स यू अ रियल पिक्चर। ये रियल पिक्चर नहीं देता कि क्या यहाँ पर कंट्री में पॉवर्टी खत्म हुई है, क्या यहाँ पर जो है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कंडीशन इंप्रूव हुई है। ये सारे फैक्टर्स जो है इसमें ये काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जीडीपी के क्रिटिसिज्म या शॉर्टकमिंग्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको अंडर डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बता रही हूँ। तो अंडर डेवलपमेंट थ्योरी भी इसी पूरे पैरामीटर पे बेस है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि ये बताने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट की तरफ सारी कंट्रीज भाग रही थी, ठीक है, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो आज़ाद हुई, उन्होंने सोचा चलो हमें डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन डेवलपमेंट के चक्कर में हुआ क्या, डेवलपमेंट के चक्कर में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत रिच हो गया, लेकिन मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी आप देखेंगे अभी भी पुअर है, अभी भी उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनमें कोई भी तरीके का चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अंडर डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, तो जो है हमारे स्कॉलर एजी फ्रैंक है जो है ये सजेस्ट करते हैं, बिकॉज इन्होंने जो है लैटिन अमेरिकन स्कॉलर हैं, तो इनके पास लैटिन अमेरिका का एक्सपीरियंस है।
वो अपनी बुक में लिखते हैं कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। वो बताते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट दोनों भी चीज़ें जो है साथ में चलती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए डेवलपमेंट का अपोजिट बताइए, अपोजिट वर्ड क्या है, जैसे हम कहते हैं ना विलोम शब्द क्या है, तो आप कहेंगे कि डेवलपमेंट का अपोजिट है अंडर डेवलपमेंट। लेकिन वो ये बताने की कोशिश करते हैं एजी फ्रैंक कि डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट दोनों हैंड इन हैंड चलता है। मतलब जब डेवलपमेंट होगा तो अंडर डेवलपमेंट भी होगा। तो ऐसा कैसे, ये जो है वो एक्सप्लेन करते हैं थ्रू कैपिटलिस्ट सिस्टम, और इसकी इंस्पिरेशन वो लेते हैं पॉल बेरान का वर्क द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ से। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जिस तरीके से वर्ल्ड में स्टैब्लिश हो चुका है, उस वजह से आपको देखने को मिलता है कि अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है तो ज़रूरी नहीं हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। हो सकता है कि अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अंडर डेवलपमेंट हो रहा है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि स्टैग्नेंट है, अंडर डेवलपमेंट आप समझ सकते हैं। मतलब एक सोसाइटी का अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, इट मीन्स दैट कि वहाँ पर जो है लोगों की कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, और एक सोसाइटी का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तो इट मीन्स दैट कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट दोनों भी चीज़ें जो है रिलेटिवली चल रही है। और वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि जब तक ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो कोई अंडर डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। मतलब अगर आप देखें तो हर इकोनॉमी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थी, जैसे कि मैंने आपको इंडिया के केस में बताया। तो उस टाइम पर जो है प्री कॉलोनियल एरा में सारी इकोनॉमीज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थी, कोई डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो अंडर डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये वो बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से अगर एक कंट्री डेवलप हो रही है, एक सेक्शन ऑफ पीपल डेवलप हो रहा है, अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो आप कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको कहती हूँ आप इसको नेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं। नेशनल लेवल पे आप इसको किस तरीके से देखेंगे कि अगर आप इंडिया के केस में देख लीजिए, कुछ स्टेट्स जो है वो पुअर है और कुछ स्टेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रिच है। ठीक है, ऐसा क्यों? कुछ स्टेट्स की जो इनकम है, जिससे आप कह सकते हैं जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, नॉट ऑफ इंडिपेंडेंटली हर एक स्टेट की जो है जीडीपी निकाली जाती है, तो कुछ स्टेट्स आज भी पुअर है और कुछ स्टेट जो है बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो ये भी आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट इंडिया के लेवल पे भी चल रहा है, नेशनल लेवल पे भी चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहा है। और अगर आप इसको स्टेट लेवल पे नहीं देखते हुए इन जनरल देखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि कुछ सेक्शन ऑफ पीपल और सोसाइटी जो है, रिच पीपल जो है वो रिच होते जा रही है और जो पुअर है वो पुअर होते जा रही है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट इज गोइंग हैंड इन हैंड। तो अगेन ये सिंपल वही फॉर्मूला आ रहा है जो एजी फ्रैंक का मैंने अभी आपको डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट में बताया। तो डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट में मैंने आपको यही समझाया, वही चीज़ यहाँ पर रिपीटेटिवली आ रही है कि एजी फ्रैंक यही बताते हैं कि कैपिटलिस्ट नेशंस जो है, जिसे आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहे, आप जिसे कैपिटलिस्ट नेशन कहे, चाहे आप उन्हें यूरोपियन कंट्रीज कहे, ये सारी कंट्रीज क्या बताने की कोशिश करती है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ये लोग डेवलप इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इनके इंटरनल रीजंस है। ये लोग बहुत प्रिमिटिव है, इनके पास लैक ऑफ मोटिवेशन है, ये इरेशनल सोसाइटीज़ है, यहाँ पर कल्चर बहुत ट्रेडिशनल है, ओवर पॉपुलेशन है, यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस है। ये सब इंटरनल रीजंस पे वो थोप देती है, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बताती है। लेकिन इस चीज़ की क्रिटिसिज्म एजी फ्रैंक देते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बिकॉज ये जितनी भी कंट्रीज जो आज के टाइम पे अंडर डेवलप है, ये बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ना कि इंटरनल फैक्टर्स। आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें क्लियर है, और इसका एक्सप्लेनेशन वो यही देते हैं कि एक हाथ में जो है उन कंट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उनका डेवलपमेंट हुआ, और जो हमारी इंडिया जैसी कंट्री थी जो बहुत सारी कॉलोनीज थी, उनका क्या हुआ, कहीं ना कहीं डाउनग्रेडमेंट हुआ, उनका जो है अंडर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। और एजी फ्रैंक एक मॉडल भी डेवलप करते हैं जिसे वो कहते हैं मेट्रोपोलिस सेटेलाइट मॉडल। तो मेट्रोपोलिस सेटेलाइट मॉडल क्या बताने की कोशिश करता है? मेट्रोपोलिस को रेफर करते हैं टू द डेवलप कंट्रीज, और सेटेलाइट इसको रेफर करते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज को। अब मेट्रोपोलिस सेटेलाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप वो बताते हैं, तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना हाइपोथेसिस देते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस देना आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो अपनी थ्योरी सजेस्ट करने के लिए एक एजुकेटेड गैस देते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो बेसिकली वो ये रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन अ मेट्रोपोलिस एंड अ सैटेलाइट कंट्री। वो क्या बताने की कोशिश करते हैं? वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो सैटेलाइट कंट्रीज थी, उनमें से क्या किया मेट्रोपोलिस कंट्रीज ने? मेट्रोपोलिस कंट्रीज ने
सेटेलाइट कंट्रीज में से इकोनॉमिक सरप्लस को उनकी कंट्रीज में ट्रांसफर किया। सिंपल सी बात है, समझ में आपको आई रही होगी। जैसे कि मैंने आपको ब्रिटिशर्स और इंडिया का एग्जांपल दिया। कोई भी कंट्री, नॉट ओनली ब्रिटिश एंड इंडिया, यूनिक नहीं है। जितनी भी जगह पे ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने, डच ने, पोर्टुगीज ने, जितनी भी जगह पे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कॉलोनीज बनाई है, उन्होंने यही किया है कि उन्होंने जो है, जो भी कॉलोनी बनाई थी उनमें से उन्होंने इकोनॉमिक सरप्लस को क्या किया है, ट्रांसफर करने की कोशिश की है टूवर्ड्स देयर ओन कंट्रीज। तो फ्रैंक का हाइपोथेसिस ये भी कहता है, फ्रैंक मैं कहूँगी, एजी फ्रैंक उनका नाम है। तो एजी फ्रैंक का आर्ग्यूमेंट ये भी कहता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो सिमिलर पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलो नहीं करेगी विच वॉज डन बाय वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स अलग है। आप कहते हैं ना कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने के बाद। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे इंसान को जो प्रिस्क्रिप्शन देगा वही आपको दे देगा, आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करेगा। सिमिलरली वो ये बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम भी डिफरेंट है, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी डिफरेंट होगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और डेवलप हो गई, उसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी और डेवलप हो जाएगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। सेकेंड हाइपोथेसिस वो ये कहते हैं कि जब सैटेलाइट्स जो थी, अब मैं सैटेलाइट्स आपको भूलना मत जाना, ठीक है, सैटेलाइट्स कौन से सैटेलाइट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, सैटेलाइट्स एंड मेट्रोपोलिट्स की जब बात हो रही है, तो सैटेलाइट्स जब सबसे ज़्यादा उनका डेवलपमेंट कब होता है, जब उनका जो रिलेशनशिप होता है मेट्रोपोलिस के साथ वीकेस्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की और फिर उन्होंने ये चीज़ बताई। अब ऑफ कोर्स सी बात है कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तब इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, और जब इंडिया से ब्रिटिशर्स चले गए तब इंडिया का हमें मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये चीज़ उन्होंने उनके कंट्री के कंटेक्स्ट में बताई, लैटिन अमेरिका के कंटेक्स्ट में बताई कि उन्होंने वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जब वर्ल्ड वार वन के पीरियड में आइसोलेटेड थी वर्ल्ड वार वन में लैटिन अमेरिका, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। तो ये चीज़ उन्होंने बताई कि एक ये भी उनका हाइपोथेसिस है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट एक मेट्रोपोलिस का तब होगा जब उसको कोई एक्सप्लॉइट करने वाला नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स ही बात है, तो जब उसको कोई एक्सप्लॉइट करने वाला मेट्रोपोलिस नहीं रहेगा तब सबसे ज़्यादा उसका क्या होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है। थर्ड हाइपोथेसिस उनका ये भी कहता है कि जब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बिटवीन अ मेट्रोपोलिस एंड सेटेलाइट, सबसे ज़्यादा सफ़र जो है सेटेलाइट करती है। ये सिस्टम भी वो एक्सप्लेन करते हैं। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट हाइपोथेसिस जो वो देते हैं वो ये होता है कि जो कंट्रीज आज सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप है, सबसे ज़्यादा आज जो कंट्रीज अंडर डेवलप है वो ऐसी कंट्रीज थी जो एक टाइम पर जो है जिनका रिलेशनशिप मेट्रोपोलिस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। मतलब जिनका साथ सबसे ज़्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा उनको सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है मेट्रोपोलिस ने। ठीक है, मेट्रोपोलिस आप कह सकते हैं सिर्फ एक अनदर टर्म उन्होंने दे दिया है फॉर डेवलप कंट्रीज, फॉर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, और सेटेलाइट उन्होंने दे दिया है फॉर द रिफरिंग दोज कंट्रीज हु आर द सबऑर्डिनेट पार्टनर्स, जो सबऑर्डिनेट थी, जो कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर रही थी। तो आई होप आपको ये थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये मैं बता देती हूँ आपको। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अंडर डेवलपमेंट को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझती है। ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करती है कि क्यों जो है एक कंट्री अंडर डेवलप है और क्यों एक कंट्री जो है डेवलप है। ठीक है, सेकेंडली इकोनॉमिक्स को भी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है देती है। सेकेंडली एक और बात बताती हूँ आपको, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी जो है डिपेंडेंसी थ्योरी का ही एक्सटेंशन है। मैंने अभी आपको ऊपर डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बताया। अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट बताने के लिए आता है, तो आप अंडर डेवलपमेंट के बारे में भी बता सकते हैं। तो अंडर डेवलपमेंट स्कूल ऑफ थॉट या अंडर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थ्योरी जिसे हम कहते हैं, तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी का ही एक्सटेंशन है। नाउ थर्ड इज दैट कि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि लेवल ऑफ टाइज बिटवीन मेट्रोपोलिस एंड सेटेलाइट कंट्रीज, जो लेवल ऑफ टाइज है, मतलब हम देख सकते हैं आज के टाइम पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली साउथ अफ्रीका में आज भी आज़ाद होने के बाद भी ये जो है कहीं ना कहीं डोमिनेशन में है फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। एंड लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट आपको देखने को मिलता है कि ये सेटेलाइट कंट्रीज में से जो ड्रेनेज ऑफ रिसोर्सेज हुआ था, दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ये कंट्रीज आज के टाइम पे अंडर डेवलप है। आपको पता है हमारी कंट्री में से कितना ज़्यादा गोल्ड, मतलब बहुत सारे जो है आप देखेंगे मॉन्यूमेंट्स में से गोल्ड को पिघला पिघला कर जो है वो लोग लेकर चले गए। गोल्ड हो गया या फिर डायमंड्स देख लीजिए आप, या फिर पर्ल्स देख लीजिए, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो वो ब्रिटिशर्स जो है हमारे अपने साथ लेकर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ड्रेनेज ऑफ रिसोर्सेज आपको देखने को मिलता है।
अब क्रिटिसिज्म तो आएगा हर चीज़ के साथ, ठीक है। तो इतना सब पढ़ लिया हमने, अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म कहने का मतलब ये है कि अंडर डेवलपमेंट थ्योरी फर्स्ट क्रिटिसिज्म इसका ये निकल कर आता है कि इसमें सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रही है, ठीक है, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है, तो हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट को नहीं कंसिडर करना है, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट जो है हमें कंसिडर करने होते हैं, राइट। सो अंडर डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे फोकस कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ अंडर डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ सेकंड क्रिटिसिज्म ये निकल कर आता है कि इसमें कैपिटलिज्म को बहुत खराब बताया गया है, ठीक है। इट हैज़ बीन टोल्ड एज वेरी नेगेटिव, वेरी पेसिमिस्टिक, ठीक है। इतना भी पेसिमिस्टिक नहीं है कैपिटलिज्म, बिकॉज कैपिटलिज्म के खुद के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। थर्ड क्रिटिसिज्म ये निकल कर आता है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिसके बताने की कोशिश की जा रही है कि डेवलप कंट्रीज़ ने कॉलोनीज़ का एक्सप्लॉयटेशन किया, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, ठीक है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है आज के टाइम पे, और इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुद का डेवलपमेंट कर लो या इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कर लो आइसोलेशन में। मतलब आज के टाइम पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आप घर में यूज़ करते हो, ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, कभी भी आप उसको देखना, ध्यान से समझना कि कोई प्रोडक्ट जो आप छोटा से छोटा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो स्क्रीन उसकी कोई और कंट्री से आ रही है, ठीक है, उसकी बैटरी कोई और कंट्री से आ रही है, उसका कवर कोई और कंट्री से आ रहा है, तो दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि आज के टाइम पे जो है कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं है, हर कंट्री एक दूसरे की हेल्प कर रही है इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आई होप ये आपको थ्योरी जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी और इसकी क्रिटिसिज्म भी आपको जो है पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने अंडर डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस की और डिपेंडेंसी थ्योरी को हमने डिस्कस किया। दोनों आपस में किस तरीके से रिलेटेड है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी इसके जैसी ही थ्योरी है, मैं आपको सही बताऊँ तो बहुत इजी लगेगा आपको पढ़ने के बाद, अगर आपने दो थ्योरी बहुत अच्छे से समझ ली है तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इमैनुअल वॉलरसन से एसोसिएटेड है। ये थ्योरी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।